हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आज के हम वीडियो में संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी बनने लगती है तो हम वीडियो को 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आज के और कल के वीडियो में हम पूरा उत्तर प्रदेश एक ही साथ कवर कर लेंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये थ्योरी क्लासेज है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, आने वाला एग्जाम हमारा है आरओ और एआरओ। ठीक है, आरओ और एआरओ के लिए यह टॉपिक यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो भी बच्चा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला होगा 19 फरवरी को, तो ये टॉपिक भी उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब कोई भी स्टेट अगर स्पेशली अपने स्टेट के लिए वैकेंसी निकालता है तो उस स्टेट को पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी को इतना करना है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। 2 पार्ट में हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। इसमें आप सभी को 44 या 45 पेजेस मिलने वाले हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को समाप्त कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो प्रदेश का नामकरण कब किया गया था, यानी प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश पड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो प्रदेश की राजधानी पूर्णतः जो है 1935 से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दी जाती है, लेकिन 1935 से पहले 1921 से यह आंशिक रूप से 1935 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। इसके बाद 1935 से जो है पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर कौन सा नया राज्य बनाया गया था? तो उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये वीडियो भी पढ़ा दिया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 नए जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो आज़ादी मिलते ही भारत को 1947 में ही उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी को बना दिया गया था। और उर्दू को कब बनाया गया था? तो उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय यानी कि द्वितीय भाषा कब बनाया गया था उर्दू को? तो 1989 में उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा बना दिया गया था। अगर बात करें राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, और राजकीय पशु है बारहसिंघा। इसके बाद राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। इसके बाद अगर बात करें राजकीय पुष्प, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेसु भी कहते हैं। और इसे कब स्वीकार किया गया था राजकीय पुष्प के रूप में? तो 4 जनवरी 2011 को। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो यह हॉकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का राजकीय खेल कौन सा है, तो आपको ये हमें कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष स्वीकृत हुआ कब? 1938 में। ठीक है, तो प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है क्या है? एक वृत्त है, इसके बाद उसमें 2 मछली, दोनों साइड पे 2 मछली हैं, और 1 तीर है, और बीच में आप देख सकते हैं कि गंगा यमुना का जो तहजीब वाली भाषा बोली जाती है उसका उल्लेख किया गया है, यानी गंगा यमुना नदियों का ये संगम दिखाया गया है। और इसके लेफ्ट में आपका हो जाता है राइट में फिश, और यहाँ भी एक दूसरी फिश हो जाती है, और बीच में तीर और धनुष है। ठीक है, इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 1938 से ही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं, प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल किस प्रकार का है? तो द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश, अगर बात करें कि भारत में विधानमंडल कितने द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले कितने राज्य हैं, तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 403 प्लस 01। जो ये 01 था, तो ये एक आंग्ल इंडियन का था, जो कि अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। अगर अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी बची है? तो 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की टोटल संख्या है 100।
इसके बाद लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 80। और प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो इस प्रकार से विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश की है, विधान परिषद का भी सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, और लोकसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और राज्यसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था 1921 में। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो यह लग चुका है 10वीं बार। ठीक है, तो 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके बाद बात करें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपको याद भी रखना है। इसके बाद बात करें तो राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुश्री मायावती जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल जी थे। प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। ठीक है, तो कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, और मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 17 मार्च 1856 को की गई थी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो न्यायाधीश विशंभर दयाल शर्मा बने थे। इनका कार्यकाल 14 सितंबर 1977 से शुरू हुआ था। अगर बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी हैं, जो कि 7वें नंबर के हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है? तो अगर पंचायत यानी कि आप जो आपका ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसको लड़ने के लिए आपकी उम्र मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि जो प्रधान वगैरह बनते हैं तो उनकी उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है? तो 1/3 किया गया है। नगर निगम अध्यक्ष, जिसे मेयर भी कहते हैं, का निर्वाचन होता है कैसे? नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमारे यहाँ पे गांव में क्या होता है, प्रधान का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो यह भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। उसी प्रकार जो शहर में प्रधान होते हैं, जिन्हें मेयर कहते हैं, उनका भी निर्वाचन जो है जनता के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या टोटल कितनी रह चुकी है? तो 2 उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। नेक्स्ट हमारा है राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? तो 7 अक्टूबर सन 2002 को किया गया था राज्य मानवाधिकार का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 14 सितंबर 2005 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी कौन होता है? तो यह मुख्य सचिव होता है। तो राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी कौन होता है या फिर राज्य प्रशासन की धुरी कौन होता है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा मुख्य सचिव होता है। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, यानी कि बहुत से मुख्यालय ऐसे हैं जिनका जो मुख्यालय होता है वही उनके जिले का भी नाम होता है। ठीक है, तो उनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ मुख्यालय ऐसे हैं जिनका जो है जिले से अलग नाम है, तो इसको आपको याद रखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे अमेठी जिले का मुख्यालय कौन सा है? तो गौरीगंज है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। कुशीनगर का पुडरौना है, और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। जालौन का उरई है, और संभल का पवासा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। तो आपको टोटल जो है कितने याद करने पड़ जाएंगे, और बाकी तो आपको पता है कि आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जो उसका जिला है वही उसके मुख्यालय का भी नाम है। तो याद करने में कोई सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अमेठी का गौरीगंज 1 हो जाएगा, आपका कौशाम्बी मंझनपुर 2, कुशीनगर पटरौना ये आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज ये आपका 4 हो जाएगा। जालौन का उरई हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद संभल का पवासा ये आपका 6 हो जाएगा। तो 6 इधर 6 उधर 12 हो जाएंगे, जो कि 12 हो जाएंगे। तो आपको कितना याद करना पड़ेगा? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 और याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की टोटल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17।
शाहजहाँपुर में से शाहजहाँपुर जो है ये 17वां यानी कि नवीनतम बना है। अगर बात करें 17वां नगर निगम कौन सा है, तो 17वां शाहजहाँपुर है जो कि नवीनतम कहलाएगा। और अगर बात करें 16वां कौन सा नगर निगम है, तो आपका मथुरा हो जाएगा। और 15वां पूछे तो आपका अयोध्या हो जाएगा। तो 15, 16, 17 तीनों याद रख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है टफ भी बन सके। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, जो महिला वर्ग थी, तो उनकी संख्या थी 47। बीजेपी में अगर बात करें टोटल कितनी एमएलए हुई थी महिला वर्ग से, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 36। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो 9 मार्च 1993 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम कौन बने थे, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। ठीक है, इनमें जो है 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। इसके बाद बात करें एनसीआर यानी कि दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 8। नाम दिया गया है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। एक बार देखेंगे कि वीडियो कितने मिनट की बनी है। तो अभी वीडियो 11 मिनट की बनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आप सभी को पता है कि नदियाँ जो है पहाड़ों से अपने साथ कंकड़ पत्थर और बारीक बालुई मिट्टी को लेकर आते हैं, और इसके बाद जो है जहाँ पर गड्ढा होता है उस जगह से होकर जब नदियाँ बहती हैं, तो जो नदियाँ अपने साथ मलबा लेकर आती हैं तो उस गड्ढे को भर देती हैं। तो उस गड्ढे में जो भी उपजाऊ जो वो मलबा आती है, तो उसी से जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी केंद्र पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है, ना कि कृषि जलवायु क्षेत्र। तो पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछे कैसे याद कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। तो कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने शब्द हो जाते हैं, 1, 2, 3, ये आपका 1, 2, 3, 4। और वैसे भी देखेंगे अगर मात्रा मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, तो 20। ये याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई अन्यथा ना लें। और इसमें अगर बात करें तो कितने क्षेत्र हैं, तो इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें अगर मात्रा और शब्द देखेंगे तो कम है। तो इस प्रकार से याद करेंगे। तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 9, और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो 20 हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश में कुल मृदा समूह कितने हैं। तो प्रदेश में कुल मृदा समूह हैं 8 प्रकार के मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद हमारा है, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू कब हुआ था, तो 1960 में लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण या फिर अधिनियम या सीलिंग कानून कब लागू हुआ था, तो 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड है। मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है 20 से 25 थ्योरी क्लासेस ली है, उसको मैंने अपने हाथ से चित्र बना के इसके बाद रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझाया है, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत क्या है, तो नलकूप में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों से होती है। और नलकूपों के बाद जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन है, तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूँ। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना। नकदी फसल का मतलब होता है कि किसान उसे जो है भंडार अपने घर में स्टोर नहीं करता है, स्टोर जो है अनाज को स्टोर के रूप में अपने घर में नहीं रखता है, उसको नकदी यानी कि रुपए के लिए उसको खेत में उगाता है। जैसे आपका हो जाता है चाय हो जाए या फिर आपका गन्ना हो जाए, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो नकदी फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोकुल पुरस्कार योजना यह जो है किससे संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से। तो गोकुल आप देखेंगे तो गोकुल से एक तात्पर्य हो जाता है कि गोकुल के लोग गैया वैया चराते थे, गाय वगैरह चराते थे, तो इससे यहाँ पर रिलेट कर ले जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का अमरूद कहाँ का मशहूर है, तो प्रयागराज का मशहूर है। किसान मित्र योजना, अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू हुई थी, तो 18 जून 2001 को।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में है प्रथम स्थान। तो उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न में प्रथम स्थान है किस किस खाद्यान्न उत्पादन में? तो गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध और मेथा में। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई थी? तो 2012 में आई थी। इसके बाद देख लेते हैं प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? तो फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान है लखनऊ में। आम जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ का मशहूर है? तो लखनऊ का। तो आम क्या है? तो आम एक फल है। तो इस प्रकार से आप कोरिलेट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा ये किस प्रकार के मतलब यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो यह अमरूद की प्रजाति है। इसके बाद मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर ये किस प्रकार की प्रजातियों के नाम है? तो यह केले के नाम है। इसके बाद फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यह कहाँ पे है? तो यह कन्नौज में है। तो फ्लेवर यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी हमको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू से संबंधित होता है। तो खुशबू किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज के लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुओं का टीके का निर्माण ये भी पूछ सकता है। जैसे आपका मेथा ऑयल की शुद्धता यह इसका केंद्र कहाँ पे है? तो यह भी कन्नौज में है। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे भी पूछ रहा है पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगर बात करें पशुओं के टीके का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यह भी लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक किस रीजन में है? तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकता होती है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक के पास कितनी भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। और इसके बाद देखते हैं शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। ये आप सभी को याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश को जो है 3 भागों में बांटा गया है। अगर वर्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मान लीजिए मैंने उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया है। एक बार आप सभी वो थ्योरी क्लासेस जरूर देखें तो उसमें आप सभी को अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, इसमें जो है बताया गया है कि उत्तर प्रदेश को जो है 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पठारी क्षेत्र जो कि उत्तर भारत का जो है जो कि दक्षिण भारत का उत्तरी भाग है। ठीक है। तो दक्षिण भाग का उत्तरी भाग कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी भाग है, ये आपका जो है दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद बात करें तो ये बीच वाला जो भाग होता है ये जो है गंगा यमुना का दोआब है। और बात करें ये ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र हो जाता है? तो ये आपका तराई क्षेत्र हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है दलदली भूमि किस रीजन में पाई जाती है? तो ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे जो है जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है? तो ये तराई प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं प्रदेश के जोते, ठीक है। तो प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान भाई योजना कब शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा संतरे की पैदावार होता है सहारनपुर में और यहीं पे सबसे ज़्यादा लीची भी होती है। नेक्स्ट हमारा है किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो सन 2000 में आप कह सकते हैं। तो 1999 से 2000 के बीच में किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की बात कब करें तो कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी सन 2004 में। इसके बाद है प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, यानी कि
पूरे भारत में जो है सड़कों के जो बिछाए जाल हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। और पहले स्थान पे कौन सा है, तो आपको वैसे भी अगर कॉमन मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है रोड सड़कें किस राज्य में पाई जाएंगी, तो महाराष्ट्र में पाई जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा था, तो यह था आपका ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो झांसी में काटते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा भारत का मैप हो जाता है। तो इसमें यह कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम, तो ये जो कॉरिडोर थे ये एक दूसरे को किस जगह पे काटते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। कहाँ पे काटते हैं, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। और जो ये आपको दिख रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो निर्मित कॉरिडोर है, यह गुजरात से लेकर और पूर्व में असम तक गया है, और इधर उत्तर से यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर इधर जो है आपका तमिलनाडु तक गया, ठीक है, यानी कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के बीच में कितनी दूरी है, तो 165.5 किलोमीटर है। अगर बात करें कितने जिलों से गुजरता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 जिलों से। तो यमुना एक्सप्रेसवे अगर बात करें कितने जिलों से गुजरता है, तो आपका 4 जिलों से। कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। अगर बात करें कि यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 165.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल दूरी कितनी है, तो 302 किलोमीटर है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है, तो यह गुजरता है 10 जिलों से, ठीक है। कितने जिलों से, तो 10 जिलों से गुजरता है। इसके बाद बलिया से, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 384.1 किलोमीटर है, और यह भी 10 जिलों से गुजरती है। गौतम बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे यह बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले कौन कौन से हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं उन्हें बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। और कौन कौन से जिले हैं बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो जुड़ते हैं, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना से, ठीक है। इसके बाद है लखनऊ प्लांट का संबंध क्या है, तो लखनऊ प्लान का संबंध क्या है, तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान, यानी कि जो शुरू किया गया था 1985 से, ठीक है। तो लखनऊ प्लान का संबंध किससे है, सड़कों के विकास से है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो मार्च 1859 में चलाई गई थी, जो कि प्रयागराज से कानपुर के बीच में। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं, पूर्वोत्तर रेलवे के जो कि गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे जो कि प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के कितने मुख्यालय हैं, तो दो मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर, एक तो है गोरखपुर में और दूसरा है प्रयागराज में। तो अगर बात करें कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको 3 से 4 प्रश्न एक ही प्रश्न में मिल जाएगा। इसके बाद भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अब तो ये बदल गया है, सिद्धिरुदा हो गया है, जो कि कर्नाटक का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन उस समय जो है अगर अब देखा जाए तो भारत जो है दूसरे नंबर पर हो गया है भारतीय रेलवे का। अगर बात करें दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर है, और पहला मैंने बताया सिद्धिरुदा जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो मडुआ डैम है जो कि बनारस में है। तो डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो बनारस में स्थित है। अगर स्पेशली स्थान पूछे तो मडुआ डैम में। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है, वाराणसी में। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर है, अमौसी लखनऊ में है।
लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे है? वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। इसके बाद आपका है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो यह बमरौली प्रयागराज में है। तो आपको याद रखना है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पे है? तो फुर्सतगंज में है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग स्थित है। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग स्थित है गंगा नदी पर, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसके बाद जिसको कहते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट। अगर बात करें कि इनके बीच यानी प्रयागराज से हल्दिया के बीच कितनी दूरी है? 1620 किलोमीटर है, जिसे नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहते हैं। दिल्ली कोलकाता जिसे NH2 से नहीं जुड़ा है, तो दिल्ली कोलकाता से नहीं जुड़ा है लखनऊ, ठीक है, जो कि नेशनल हाईवे 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है लालगंज रायबरेली में। तो देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? लालगंज रायबरेली में की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय में, ठीक है। तो एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पे है? तो मुगल सराय में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है। तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है पश्चिमी क्षेत्र, फिर उससे घटता हुआ बुंदेलखंड, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी, ठीक है। तो ये आय की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा आय किस क्षेत्र में होता है उत्तर प्रदेश के? तो पश्चिमी में, और सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन से हैं? तो क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र ये कम विकसित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र से देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र विकसित है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया था? तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो उद्योग बंधु का शुरुआत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1981 में। नेक्स्ट हमारा है प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल। तो प्रमुख उद्योग यानी कि ODP के तहत, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस प्रकार से संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस जिले में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो पीतल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो पीतल के जो पात्र सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में होते हैं। कैंची का उत्पादन मेरठ में होता है। कत्था का बरेली में। टेराकोटा गोरखपुर के लिए फेमस है। बेंत उद्योग के लिए बरेली। लकड़ी नक्काशी के लिए सहारनपुर, और खेल सामान के लिए आपका मेरठ है। सीमेंट के लिए आपका दादरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कागज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। सिद्दिया सलाई के लिए बरेली, और चमड़ा के लिए कानपुर और आगरा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है, इसका गठन कब किया गया था, किस वर्ष में? इसको देख लेते हैं। तो नोएडा, जिसे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में नोएडा कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। और क्रीडा को देखा जाए तो क्रीडा के अंतर्गत बीडा के अंतर्गत देख लेते हैं। तो बीडा के अंतर्गत इसका फुल फॉर्म होता है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी बीडा का 1981 में। नेक्स्ट देख लेते हैं गीडा जिसे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। और सीडा यानी सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और ग्रेटर नोएडा जिसे बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल औद्योगिक केंद्र कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट देख लेते हैं लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी सन 2001 में। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउट सेंसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? तो यह नोएडा में है। नेक्स्ट हमारा है क्लस्टर विकास योजना।
2006 के तहत क्लस्टर कौन कौन से हैं, तो कारपेट क्लस्टर भदोही में है, ग्लास बीड्स कहाँ पे है, वाराणसी में, कालीन क्लस्टर कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है, पाटरी क्लस्टर कहाँ पे है, तो खुर्जा बुलंदशहर में है, और लेदर क्लस्टर कहाँ पे है, चौरी चौरा गोरखपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम कल ये टॉपिक सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जा रही है और थोड़ा सा बगल में काम हो रहा है तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो इस वजह से अब कल की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम कल की वीडियो में थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्लास लेने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।